हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी की संपूर्ण किताब के 75 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। इन 75 प्रश्न के अलावा आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों चलिए आपको हम बताते हैं कि आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अभी तो कुछ ही लिखे हैं, बाकी आपको हम बताते जाएंगे और लिखते जाएंगे। आपको हम 75 प्रश्न आज की वीडियो में बताएंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यूपी बोर्ड 2025 के लिए। तो दोस्तों, यदि आप लिखने में ठीक ठाक हैं, यानी आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक ठाक लिखते हैं, तो यकीन मानिए इन 75 क्वेश्चन को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 60 प्लस अंक जरूर आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। ये मेरा विश्वास है कि आपके 60 प्लस अंक आएंगे। तो दोस्तों, ये प्रश्न आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। चलिए चलते हैं, आपको हम प्रश्न बताते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आप देखिए। पहला प्रश्न क्या है? तो दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपी बोर्ड के लिए। तो ये इसमें हम यहाँ पर अंक नहीं बताएंगे कि ये कितने अंकों का है, 2 अंक का है, 3 अंक का है। हम सीरियल वाइज सारे बताते चलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन तो 4 अंकों में ये पूछा जाता है। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो ये बायोलॉजी होता है ये फिजिक्स के जैसे नहीं होते। जैसे इसमें डेरिवेशन नहीं होता है, न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, थ्योरीज नहीं होते। इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ पे टिप्पणी लिखनी होती है। तो ये हर साल जो है हमेशा ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। आप विद्या क्वेश्चन बैंक उठाइए, आप प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर आप उठाइए, उसमें देखिए आप ये सारे क्वेश्चन हमेशा आपके पूछे रहते हैं। तो यहाँ पर हमको चलिए क्वेश्चन बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या है? दूसरा है अनिषेक फलन किसे कहते हैं? इस पर टिप्पणी भी लिखने को आ सकती है, ये किसे कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न बहुभूरता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जो बहुभूरता होती है ये 2 से 3 अंकों में पूछी जाती है फिलहाल के लिए, और ये काफी ज्यादा ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुगुणता। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जितने हम प्रश्न कराएंगे वो सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है? असंग जनन किसे कहते हैं? तो जो असंग जनन है भाई, असंग जनन मतलब किसे कहते हैं? तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा नहीं लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके भी आने के चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण कोश तथा भ्रूण कोश में अंतर। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है लेकिन इसमें कई क्वेश्चन हैं। कैसे? तो आप पहले तैयार कीजिए भ्रूण कोश। भ्रूण कोश किसे कहते हैं एक तो ये आप तैयार कीजिए, दूसरा भ्रूण कोश किसे कहते हैं ये तैयार कीजिए, तथा इन दोनों में जो अंतर है ये आप तैयार कर लीजिए। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, अंतर ज्यादातर इसमें का पूछा जाता है भाई। भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में अंतर स्पष्ट कीजिए या इसमें भेद स्पष्ट कीजिए। चलिए उसके बाद छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं ये पूछ सकता है, या फिर इस पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे पूछ ली जाती है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम प्रश्न अपना 7वां देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या है? आवृत्ति बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया का संचित्र वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ इसमें आपको चित्र बनाना भाई लघु बीजाणु जनन का, आपको यहाँ पर चित्र बनाना होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप देख लीजिए, ये हमेशा पूछा जाता है भाई यूपी बोर्ड में, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या है? पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र। 9वां देखिए स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र। 10वां क्या है? मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र। यहाँ पर ये 3 प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं, और ये 3 प्रश्न आपके लिए जो है बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान दीजिए, यूपी बोर्ड में जो है 7 सेट होते हैं भाई, 7 सेट में प्रश्न पूछे जाते हैं जो जिला वाइज होते हैं। तो ये जो स्त्री जनन तंत्र है, पुरुष जनन तंत्र है, मानव शुक्राणु है,
इसमें सबसे पहले तो इसका भाई डायग्राम मतलब जो फिगर आता है वो आपको जो चित्र बनाना होगा। तो ये 5 अंक का इसका चित्र आ जाता है। और इसमें क्या आता है, तो इसमें भाई इसमें पहली बात तो ये मानो जो पुरुष जनन तंत्र है इसके बारे में आपको लिखने को आ सकता है। स्त्री जनन जो तंत्र है इसके बारे में आपको लिखने का आ सकता है, संक्षिप्त टिप्पणी आ सकती है। तो ये हमेशा पूछा जाता है भाई यूपी बोर्ड में। ऐसा कोई आप प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर देखिए, उसमें ऐसा कोई मतलब प्रश्न पेपर ना हुआ होगा जिसमें ये तीनों ना पूछे जाए। तो इन तीन में से ये एक 100% आएंगे, ये श्योर है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो इन तीनों आप तैयार कर लीजिए। ये मानव शुक्राणु ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड की दृष्टि से। चलिए उसके बाद 11वां प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका का नाम लिखिए। भाई जो शुक्राणु होते हैं उनको पोषण कहाँ से प्राप्त होते हैं, भाई किस कोशिका से प्राप्त होते हैं, तो उसका नाम लिखना है। तो चलिए नाम बता देता हूं। जो शुक्राणुओं को जो पोषण प्रदान होता है भाई वो साइटोलिक कोशिकाओं से शुक्राणुओं को पोषण प्रदान होता है। चलिए उसके बाद 12वां प्रश्न क्या है भाई, अंड जनन क्या है। अंड जनन, ध्यान दीजिए अंड जनन क्या है और चित्र, यहाँ पर एक तो समझिए। पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि अंड जनन किसे कहते हैं, या फिर पूछ सकता है अंड जनन का चित्र आरेख की सहायता से हम वर्णन कीजिए। तो कुछ इस प्रकार से ये पूछ सकता है, तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन आप पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद आपको हम लिखकर फिर आपको हम समझाते हैं। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए दोस्तों उसके बाद प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। जो प्रश्न संख्या हमारी 13 है वो क्या कहती है, शुक्राणु जनन क्या है। भाई शुक्राणु जनन किसे कहते हैं या शुक्राणु जनन पर टिप्पणी, तो ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसे रखिए। चलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, जनसंख्या विस्फोट के कारण। भाई ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जनसंख्या विस्फोट के कारण। क्यों भाई, कारण कौन से होते हैं, तो आपको कारण लिखना होगा। और प्रश्न संख्या 15 क्या है, जनसंख्या नियंत्रण। तो इन दोनों जो हमारे क्वेश्चन हैं इन दोनों में से एक जरूर आएगा आपका। क्यों भाई, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इन दोनों में से आप एक कंफर्म तैयार कर लीजिए, मतलब एक आएगा, दोनों आप तैयार कर लीजिए, दोनों में से एक कंफर्म है भाई आएगा। चलिए उसके बाद प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। 16 है भाई सिंड्रोम से टर्नर सिंड्रोम क्या है, ये पूछ सकता है। टर्नर सिंड्रोम पर टिप्पणी। मैं आपको बता दूं जो सिंड्रोम है भाई, आपको 3 सिंड्रोम आपको याद करने होंगे। डाउन सिंड्रोम है, दूसरा टर्नर सिंड्रोम, ये डाउन, तो ये है डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है और क्लाइंट पेंटर सिंड्रोम। ये 3 सिंड्रोम में से एक सिंड्रोम हमेशा पूछा जाता है। 3 सिंड्रोम मैंने आपको बताया है, 3 सिंड्रोम में से एक सिंड्रोम हमेशा पूछा जाता है। भाई सिंड्रोम जो गुणसूत्र होते हैं भाई, जो जैसे डाउन सिंड्रोम, ये गुणसूत्र की जो अनियमितता के कारण ये होता है। भाई डाउन सिंड्रोम जो होता है वो 21वें गुणसूत्र पर होता है भाई। इसकी वजह से चेहरे पे दाना निकल आते हैं और आंखें मतलब भौहें जो होती है वो टेढ़ी होती है, माथा आगे का चौड़ा होता है। तो भाई इसी सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या हमारा जो 18 है। 18 सपरिभाविता क्या है। भाई सपरिभाविता। और 19 क्या है, अपूर्ण परिभाविता क्या है। चलिए इन दोनों में से एक पर टिप्पणी पूछी जा सकती है, या सपरिभाविता पूछ ले या फिर अपूर्ण परिभाविता। तो इन दोनों में से एक हमेशा मतलब पूछता रहता है। तो ये क्वेश्चन भाई वहीं से हम लाए हैं जो हमेशा मतलब रिपीटेड क्वेश्चन हो, जो बार बार पूछे जाते हो बोर्ड में। तो ये वो उस प्रकार के प्रश्न है, तो ये हमेशा भाई पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 देखेंगे भाई, मेंडलवाद। मेंडलवाद पर विस्तृत टिप्पणी। ये क्वेश्चन जो है ये बता दूं आपको, ये 6 अंक का पूछा जाता है। कितने अंक का, ये 6 अंक का हमेशा पूछा जाता है। किस तरह से पूछेगा, जिससे पूछ लिया भाई मेंडलवाद किसे कहते हैं, या मेंडलवाद पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो भाई पर आपको विस्तृत टिप्पणी लिखना होगा। इसके अंतर्गत क्या पूछ सकता है, इसी में जैसे अगर शॉर्ट में पूछे, जैसे ये प्रश्न 6 अंकों का पूछ लिया, अथवा में करके पूछ सकता है आपसे ये प्रभाविता का नियम इसका जो है,
पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो इन 3 नियम आपको या तो ये पूछ ले या तो ये पूछ ले, ये हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसे भी ना इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 है। 21 क्या है? मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये टिप्पणी लिखने का हो गया, जो मानव जीनोम होता है उसी पर ये आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये भी आपके लिए तैयार जरूर कर लीजिए, इसकी भी संभावना जताई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 22 क्या है? डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। तो डीएनए हो गए, यहाँ पर देखिए हमने एक प्रश्न लिखा, लेकिन आप एक मत समझिए। यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले तो ये डीएनए पूछ सकता है, भाई डीएनए किसे कहते हैं, तथा दूसरा है कि आरएनए आपसे पूछ लिया, आरएनए किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा कि आरएनए के कितने प्रकार होते हैं, भाई एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, आरआरएनए होता है, तो आरएनए के प्रकार भी पूछ सकता है, और डीएनए तथा आरएनए में अंतर या विभेद ऐसे पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 क्या है? अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अभी स्क्रीनशॉट आप कीजिए, फिर इसके बाद हम और क्वेश्चन लिखकर आपको हम समझाते हैं। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए द्विकुंडलित मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। भाई जो वाटसन और जो क्रिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो डीएनए का मॉडल भाई प्रस्तुत किया था, द्विकुंडलित जो मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया, तो उसको आपको चित्र बनाना है तथा उसका आपको वर्णन करना है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए फिर 25 देखेंगे प्रश्न संख्या, स्टेने मिलर का प्रयोग। भाई स्टेने मिलर का जो प्रयोग है, भाई उन्होंने आपको एक प्रयोग बनाना, मतलब इनका आपको यहाँ पर चित्र बनाना होगा। भाई उसी में आपको जो इन्होंने प्रयोग में जो मेथेन लिए थे और अमोनिया लिए थे, हाइड्रोजन लिए थे, हाँ, तो उसको आपको बताना होगा, और उसका साथ में आपका चित्र भी आपको बनाना होगा। तो ये भी हालांकि ज्यादा नहीं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 26, उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी। चलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हाँ, ये जितने मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो सारे मैं इसी चैनल पर भाई सॉल्व कराऊंगा, नहीं तो आप बबुआ ये समझिए कि सर तो भाई कर हमको बता रहे हैं, लेकिन सॉल्व कौन कराएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जितने सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं वो सारे आपको हम इसी चैनल पे सॉल्व कराएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। तो क्या है? नवडार्विनवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी आधुनिक स्थिति की विवेचना कीजिए। भाई चलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी आपके लिए है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। लेमार्कवाद तथा डार्विनवाद की तुलना कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको अंतर बताना होगा, किसमें भाई? लेमार्कवाद और डार्विनवाद। भाई इन्होंने ये हुआ था कि जो ये एक लोग कह रहे थे भाई जिराफ की जो गर्दन है वो जन्मजात लंबी थी, तो दूसरे लोग कह रहे हैं भाई नहीं, जो जिराफ की गर्दन जब पृथ्वी पर अकाल पड़ा था तो पृथ्वी पर कुछ खाने योग्य घास नहीं थी, तो जो जिराफ थे वो पेड़ की जो टहनियाँ में जो पत्ती लगी थी तो वो उचक उचक के खाते थे, तो इसलिए जिराफ की गर्दन जो है लंबी हो गई। तो इन भेद आपको इन्हीं में आपको देना होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी है आपके लिए। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जितने में मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ वो वाकई में इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाना होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जितने सारे में आपके फिगर हैं, यानी जितने फिगर हैं वो सारे इसी में हैं, इसके अलावा फिगर आपके और कहीं से बनाने आपको नहीं पड़ेगा। तो जो फिगर है, फिगर के लिए हमारी एक दूसरी वीडियो आएगी, उसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट फिगर हैं सारे हम एक ही वीडियो में कवर करा देंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 30, इंटरफेरेंस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए उसके बाद प्रश्न संख्या 31 देखेंगे, सहज, जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में विभेद कीजिए। जो सहज भाई इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा इम्यूनिटी होती है, उस पे सहज और उपार्जित
जो जन्मजात एक इम्यूनिटी जो प्रतिरक्षा जो हमारे जन्म के साथ ही होती है वो ये सहज प्रतिरक्षा हो गई, और जो उपार्जित प्रतिरक्षा जो वो होती है जो भाई हम अलग से इम्यूनिटी लेते हैं, तो वो उपार्जित प्रतिरक्षा हो गई। यानी रोगों से लड़ने के लिए हम जो प्रतिरक्षा ले रहे हैं, जैसे उस टाइम पे कोरोना आया था तो हम लोग भाई कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे थे, तो वो जो है वो उपार्जित प्रतिरक्षा के अंतर्गत आता है। यानी हम अलग से लेते हैं तो वो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, रोगों के लिए लड़ने के लिए हम लेते हैं तो वो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। तो ये काफी ज्यादा ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 32, सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर आपको यहाँ पर देना होगा। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आपको अंतर देना होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे भाई टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टीकाकरण भाई क्या है, तो जो टीकाकरण होता है, टीकाकरण वही होता है जो हमें किसी रोग से लड़ने के लिए विशेष जो प्रतिरक्षा हम लेते हैं। यानी जैसे जो उस टाइम पे खसरा चल रहा था, रोबेला चल रहा था, तो उसका जो हम लोग टीका लगवा रहे थे, यानी जो कोरोना की आप समझ लीजिए कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे थे, वो भी एक प्रकार से टीकाकरण हुआ। चलिए इतने सारे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको हम नेक्स्ट बताते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 34 देखेंगे, परागण तथा इसके प्रकार व लाभ हानि। ध्यान दीजिए यहाँ पर कई क्वेश्चन ने एक ही में लिख दिया भाई। पहला क्वेश्चन जैसे आपको पूछ सकता है परागण किसे कहते हैं, ठीक। दूसरा पूछ सकता है परागण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये पूछ सकता है। उसके बाद परागण जो होता है उसके लाभ तथा हानि, जैसे आपने बताया परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। तो परपरागण के लाभ तथा हानि, स्वपरागण के लाभ तथा हानि। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यूपी बोर्ड के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैंसर रोग के कारण, रोकथाम तथा बचाव पर प्रकाश डालिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्लेरोसिस से आप क्या समझते हैं, इसके बचाव, उपचार तथा नियंत्रण। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए भी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर देखिए आपको टिप्पणी लिखना होगा। किस पर लिखना है, तो डेंगू बुखार है पहला, सेकंड दूसरा है चिकनगुनिया है, तीसरा है फाइलेरियासिस है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो ये डेंगू बुखार और चिकनगुनिया ये दोनों आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेंगू बुखार हो गया, चिकनगुनिया होगा, ये दो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये भी है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्या है, बायोगैस क्या है। बायोगैस क्या है, ये भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर देखेंगे, घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझाइए। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। 41 क्या है, बायोरिएक्टर पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, डीएनए पॉलीमराइज क्या है, डीएनए लाइगेज क्या है। तो ये जो हम तीन क्वेश्चन यहाँ पर हमने पढ़े हैं, ये तीनों क्वेश्चन जो है ये बोर्ड की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट भाई। एग्जाम तो आपके लिए 100% है भाई, पूछा जाएगा एग्जाम में से एक नया क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इन तीनों में से आप एक आ सकता है, तो इन तीनों को आप पढ़ लीजिएगा, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए 45 देखेंगे, आनुवांशिक इंजीनियरिंग या जीनी अभियंत्रिकी या प्रौद्योगिकी पर टिप्पणी। खास तौर से ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है यूपी बोर्ड में। 46 देखेंगे, बायोपायरेसिस से आप क्या समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47, डीएनए पुनर्योगज तकनीक का मानव हित में उपयोग बताइए।
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पुनर्योगज प्रोटीन पर टिप्पणी लिखिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जीन चिकित्सा पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर जितनी सारी टिप्पणी लिखना यहाँ पर हमने लिखा है सारी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए 50 नंबर देखेंगे, समष्टि की किन्हीं 3 विशेषताएं बताइए। भाई समष्टि की आपको 3 विशेषताएं यहाँ पर बतानी है। चलिए क्या हम देखेंगे, परभक्षी पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद है स्पर्धा प्रतिस्पर्धा पर टिप्पणी लिखिए। चलिए परजीवता पर टिप्पणी लिखिए, सहभोजिता पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जितने में भी आपको टिप्पणी लिखना है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जितने हमने यहाँ पर लिखा है टिप्पणी लिखने के लिए वो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। संख्या 55 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो अंतर जातीय परजीविता पर टिप्पणी लिखना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखना है, अंतर जातीय परजीविता पर टिप्पणी आपको लिखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 56 क्या है, पारिस्थितिक पिरामिडीन को परिभाषित कीजिए तथा जैव मात्रा या जैव भार तथा संख्या के पिरामिड का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो भाई पिरामिड है वो होता है भाई जो ऊर्जा स्तर होता है ना, तो उसको आपको यहाँ पर जो है उसकी आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखनी होगी। और ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा क्वेश्चन होता है, लॉन्ग में होता है। इसकी जो संभावना होती है आने के लिए वो 6 अंक का आता है। ये क्वेश्चन कितने अंक का, 6 अंक का आता है। इस चैप्टर से ये जो है इस जो पिरामिड से संबंधित जो होते हैं प्रश्न, एक प्रश्न जरूर आते हैं, चाहे वो 4 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए या फिर लॉन्ग 6 नंबर में भी क्यों ना दे दिया। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 देखेंगे, उपभोक्ता पर टिप्पणी लिखिए। जो उपभोक्ता है उस पर टिप्पणी ये काफी बार बोर्ड में पूछा गया है, उपभोक्ता पर आपको टिप्पणी लिखना होगा। ये सारे क्वेश्चन जितने हम यहाँ पर करा रहे हैं वो सारे हम सॉल्व कराएंगे इसी चैनल पे, इसकी टेंशन आप बबुआ मत लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल वेब में अंतर। ये जो अंतर वाले क्वेश्चन होते हैं ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें आपको एक चीज नहीं मतलब करना है कि जैसे आप यहाँ पर खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल होता है जो है, इसमें जो अंतर यदि आप याद कर लेते तो अगर ये भी पूछ लिया कि खाद्य श्रृंखला क्या है या खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी या खाद्य जाल पर टिप्पणी, तो इस ये अगर अंतर याद होगा आपको तो ये दोनों आप बना के लिख सकते हैं। चलिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक तथा द्वितीय उत्पादकता में अंतर लिखिए। भाई उत्पादकता पर आपको अंतर लिखना होगा, प्राथमिक उत्पादकता तथा द्वितीय उत्पादकता पर आपको टिप्पणी लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 60 नंबर, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन आया है इसमें कभी कदार जो होता है जो ऊर्जा स्तर होते हैं, ऊर्जा स्तर का प्रवाह, इसमें आपसे कभी कदार ये चित्र पूछ लेता है। भाई जो ऊर्जा प्रवाह का जो आपका जो फिगर बनेगा नहीं आरेख जो बनता है तो वो आपको ये पूछ लेता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और इसके साथ में आप इसका जो है ऊर्जा प्रवाह का जो स्तर होता है वो आप बनाना सीख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर जो पारिस्थितिक के जो घटक होते हैं भाई कितने घटक होते हैं, तो जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको सारे पता चल जाएंगे कितने घटक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाई जैव विविधता किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो जैव विविधता है ये कभी कदार जैव विविधता पूछ लेता है और कभी कदार ये पूछता है जैव विविधता पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिखिए, टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी। तो इस पर टिप्पणी पूछने की ज्यादा चांसेस होती है, हालांकि परिभाषा भी
है इसकी इम्पोर्टेंट भाई, और टिप्पणी तो इसकी इम्पोर्टेंट है, इस पर टिप्पणी ज्यादातर पूछी जाती है। वैसे परिभाषा और टिप्पणी दोनों एक समान से एक ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साविलुप्तता क्या है? उदाहरण सही समझिए। चलिए साविलुप्तता यानी जो भाई साथ 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 में विलुप्त हो जाए, जिसका वर्तमान समय में अस्तित्व ना हो, साविलुप्तता होता है। चलिए और सा का मतलब साथ साथ। चलिए तो ये हो गया। तो इसका जो उदाहरण है भाई, इसमें आप काला मृग लिख सकते हैं या फिर डायनासोर लिख सकते हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 64 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड में हमेशा ही पूछा जाता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तो यहाँ पर आप देखिए जितने भी सारे प्रश्न करा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है भैया, इनको आप हल्के मत लीजिए। क्यों? अगर आप इनको हल्के में ले रहे हैं, इनको आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा भाई, आप ही का नुकसान होगा, आप ही के अंक कमाएंगे। तो इसलिए मैं जितने बता रहा हूँ यहाँ पर, या प्रीवियस ईयर के भाई जो अंसाल है, या इसी ईयर के आप अंसाल लीजिए, उसमें आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये हमेशा पूछे जाते हैं, हम वहीं से लेकर आए हैं। तो ये काफी ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आप इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे लिखकर आपको समझाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 65 देखेंगे, तप्त स्थल किसे कहते हैं? भाई तप्त स्थल यानी हॉटस्पॉट अंग्रेजी में कहते हैं, हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? तो काफी ज्यादा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र उपवन किसे कहते हैं? पवित्र उपवन किसे कहते हैं? यानी वह स्थान, मतलब उपवन वह स्थान जहां पर देवी देवता रहते हैं, उस जगह का जो उपवन होता है भाई, उसे ही पवित्र उपवन कहते हैं। तो ये आपके लिए ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67, बाघ परियोजना क्या है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर बाघ परियोजना पूछेगा और बाघ परियोजना पर टिप्पणी आपके पूछ सकता है, बाघ परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। चलिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 68, घड़ियाल परियोजना क्या है? भाई घड़ियाल परियोजना हो गई, बाघ परियोजना हो गई, इन दोनों पर टिप्पणी हमेशा पूछी जाती है। तो ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे भाई, अभ्यारण्य क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 70 देखेंगे भाई, संकटग्रस्त प्रजातियों पर टिप्पणी लिखिए। संकटग्रस्त प्रजातियों पर आपको टिप्पणी लिखना होगा। तो संकटग्रस्त प्रजातियां क्या है? तो वह प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वन्य जीव की परिभाषा तथा संरक्षण की प्रमुख 2 विधियां लिखी हैं। भाई वो वन्य जीव होते हैं, उनकी तो आपको पहले तो आपको परिभाषा देनी होगी, उसके बाद आपको संरक्षण मतलब उनके बचाव की आपको 2 विधियां लिखनी होगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे भाई, विलुप्त प्रजातियां क्या हैं? विलुप्त प्रजातियां क्या हैं? तो वह प्रजातियां जो वर्तमान में समय में जिनका अस्तित्व नहीं है, उन्हें विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। चलिए जब कराएंगे आपको तो सारे हम बताएंगे। चलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, विलुप्त प्रजातियां का जो उदाहरण आपको भाई पूछ लेता है, कौन कौन सी विलुप्त प्रजातियां हैं। तो पहला तो भाई डायनासोर हो गया, दूसरा जो होता है भाई काला मृग है, वो है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रोटीन क्या है? चलिए प्रोटीन क्या है, इसके प्रकार भी आपसे पूछ लेता है, तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे भाई, विटामिन किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार। भाई विटामिन बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्यों इजी है? क्योंकि आप हमेशा भाई कक्षा 8-7 से आप पढ़ते आ रहे हैं, 9 तक आप तो विटामिन ही पढ़ते आए हैं, तो विटामिन के प्रकार आपको आसानी से पता होगा भाई, तो आप आसानी से आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 है, ग्लूकोज की संरचना। वेरी वेरी इसको आप इंपॉर्टेंट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
ग्लूकोज की संरचना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ये जितने क्वेश्चन आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। दोस्तों जितने भी सारे हमने यहाँ पर क्वेश्चन कराए हैं वो सारे बेहद इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड 2025 के लिए। तो दोस्तों ये जितने क्वेश्चन हम यहाँ पर मतलब बताए हैं वो सारे क्वेश्चन इसी चैनल पे हम सॉल्व कराएंगे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी चैनल पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके और हाँ वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको फिर किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लव यू, बाय बाय, टेक केयर।